2024 के हर पहलू पर चर्चा हो रही है। एनडीटीवी राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, एंकर्स का भी पैनल हमारे साथ है। मेरी सहयोगी शिवानी मिश्रा आपको तमाम अपडेट देंगी, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का भी पक्ष रखने के लिए मेहमान हमारे साथ, और ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर भी लगातार हर अपडेट आपको दे रहे हैं। आज दोपहर 3 बजे 3 बड़े चेहरे तमाम टीवी स्क्रीन पर थे। उनमें ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमिश्नर, बीच में बैठे थे राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दाएं कुर्सी पर बैठे थे डॉक्टर एस संधू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये 3 बड़े चेहरे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। राजीव कुमार साहब ने तमाम पूरा रोड मैप बताया 2024 के लोकसभा चुनाव का, साथ ही साथ जिक्र किया किस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किन किन पहलुओं पर ध्यान देते हुए पूरी इस बार तैयारी की है, और साथ ही साथ तमाम आंकड़े भी बता दिए हैं। 7 चरणों में चुनाव होना है, बार बार हम लोग आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव, उसके बाद 26 को दूसरा, लगातार हम लोग चला भी रहे हैं अपने ग्राफिक्स के जरिए। बड़ी बात यह कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 17वां चुनाव इस बार आयोजित कराएगा, और तमाम लेगेसी का भी जिक्र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया। साथ साथ हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसमें आप जान पाएंगे कि कौन सी सीट पर किसके वर्सेस किसका चुनाव है। बीजेपी ने टोंक सवाई माधोपुर पर अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया, कांग्रेस हरीश मीणा को चुनाव लड़ाएगी। इस तरह से तमाम ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की वो लेगेसी के लिए भी एक बड़ी मैं समझता हूं उस क्रम में शिवानी एक बड़ी चुनौती इसको कह सकते हैं 17वें लोकसभा चुनाव को कराना, क्योंकि आज से पहले इतने वोटर्स कभी भी भारतीय मतदाता सूची में रजिस्टर्ड नहीं हुए थे। 97 करोड़ मतदाता दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का भविष्य तय करने को उतरेंगे। 7 चरणों में वोटिंग होनी है। 10.5 लाख पोलिंग स्टेशंस बनाए गए, 55 लाख ईवीएम रखी गई हैं। 17वें जनरल इलेक्शंस की ये सब तैयारियां, और खास ख्याल रखा गया है किन चीजों का। कंट्रोल रूम्स बनाए गए, क्या क्या किया गया है, वेबकास्टिंग की गई है सेंसिटिव बूथ्स पर, और सरेंडर ऑफ आर्म्स एक बड़ी चीज इस बार चुनाव आयोग ने जिस पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। अलग अलग क्षेत्रों में जहां पर बाहुबल का खास प्रयोग था वहां पर सरेंडर ऑफ आर्म्स करवाया। साथ ही साथ जो माफिया है, जो लोकल माफिया है, उन पर बड़ा सर्विलेंस बिठाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है शांतिपूर्वक चुनाव करवाना और हिंसा से अलग चुनाव करवाना। चर्चा की शुरुआत ब्रेक के बाद करूं, उससे पहले एक लाइन मैं वो पढ़ देना चाहता हूं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज पढ़ी थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक कथन उन्होंने कहा, क्या कहा कि मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत एक लंबे समय तक चलती है। ओनली पीस इज एवरलास्टिंग, वायलेंस डजंट सॉल्व एनीथिंग। तो इस लाइन से मैं समझता हूं कि इस लाइन से बहुत हद तक ये क्लियर है कि चुनाव आयोग ने इस बार कितनी बारीकी से तमाम चीजों पर ध्यान देते हुए और खास फोकस रखा है कि पूरे देश के अंदर अहिंसा के साथ चुनाव हो, निष्पक्ष रूप से चुनाव हो। सबसे पहले अब मैं सोमू के पास में चलूंगा। सोमू, कांग्रेस पार्टी का जिक्र हम लोग बार बार कर रहे हैं क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है वो, और राजस्थान में कांग्रेस की पकड़ कमजोर है ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। बड़ी वेव में भी कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनावों में कामयाब रही 60 से प्लस सीटें लाने में, लेकिन लोकसभा चुनाव का जब जिक्र आता है तो 20% तक वोटिंग परसेंटेज भाजपा के पक्ष में चला जाता है। चेहरा मोदी का है, मुद्दा मोदी है, पॉलिसी मोदी है, चुनाव चिन्ह भी मोदी है, चुनावी पार्टी भी मोदी है। मोदी साहब का जो फिगर है वो लार्जर देन लाइफ फिगर हो गया है। इस लार्जर देन लाइफ फिगर की एक्सेप्टेबिलिटी भी बहुत है। सबसे बड़ी बात यह है एक्सेप्टेबिलिटी है इसकी मास लेवल पे। इसको टैकल करती हुई दिखाई दे रही है आपको कांग्रेस पार्टी। क्या कौन सी बड़ी चुनौतियां कांग्रेस के सामने राजस्थान में होने वाली हैं सोमू? जी देखिए, सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने स्थानीय मजबूत नेतृत्व का न होना है। उसके साथ ही साथ जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक व्यक्ति है, एक चेहरा है, एक निशान है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी इस वक्त की ताकत है। लेकिन ये सवाल है कि क्या ये ताकत एक वक्त पे भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी भी बन सकता है भविष्य में, जब नरेंद्र मोदी उस तरह से राजनीति में अगर सक्रिय नहीं होते हैं तो। लेकिन फिलहाल तो है, और इसका समाधान कांग्रेस किस तरह से निकालेगी ये सबसे बड़ा सवाल है, और उसमें कांग्रेस कहीं भी टिकती हुई दिखाई नहीं देती है। हालांकि पार्टी ने इस बार जो प्रयोग किए हैं, खासतौर पर टिकट वितरण में जिस तरह से युवाओं को तरजीह दी है, इसके पीछे 2 तर्क है। एक की जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में आने से छिटक रहे हैं, इसलिए युवाओं को मौका दिया गया है।
दूसरा एक तर्क है कि इन युवाओं के सहारे कांग्रेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रही है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या कांग्रेस अपने वोट बैंक को इंटैक्ट कर पाएगी, और जिस बात को बार बार कांग्रेस दोहराने की कोशिश कर रही है अलग अलग समीकरणों के जरिए, क्या उनको बांध कर रख पाएगी, ये सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, जो पूरा सीकर और शेखावाटी का इलाका है, उसमें हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने भले ही प्रदेश में सरकार बनाई हो, लेकिन वहां प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा उसके मुकाबले जिस तरह से प्रदेश के बाकी हिस्सों में रहा। तो वहां कांग्रेस को जरूर उम्मीद दिखाई देती है, लेकिन उस उम्मीद की काट के लिए एक बड़ा किसान चेहरा, बड़ा जाट चेहरा ज्योति मिर्धा को पहले भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई, और जो नाथुराम मिर्धा की लेगेसी है उसको भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करना चाहती है, क्योंकि किसानों के पूरे समाज में जो है उनकी जो अपनी इज्जत है उसको भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में बुलाना चाहती है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने यह भी महसूस किया कि जो किसान आंदोलन है, हालांकि इस बार का किसान आंदोलन राजस्थान में बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं, तो क्या ऐसा करके उसकी लपटें यहाँ पर देखी जा सकती थी। तो हाँ, क्या जिस तरह सोमू बता रहे हैं, क्या ऐसा करके रमेश पुरोहित साहब कांग्रेस पार्टी किसानों के बीच में जो एक नाराजगी कही जाती है, कहा जाता है कि वो लहर लगातार अब बन गई है, पिछले 2-2.5-3 सालों से किसानों में एक नाराजगी है, कहीं ना कहीं सैडनेस एक दिखाई देती है किसानों की जो व्यवहार है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। लेकिन वो चुनावी परिणाम की जब बात होती है शिवानी, तो वहां पे सब कुछ चेंज हो जाता है। तो मैं शिवानी से भी जानूंगा, क्योंकि वो भी लगातार किसानों के मुद्दे को कवर करती रही हैं। लेकिन सबसे पहले रमेश पुरोहित साहब, आपसे जानना चाह रहा हूं कि किसानों की जो नाराजगी है, तमाम अब नई नई चीजें करके, पैतरे आजमा के, क्या किसानों की नाराजगी को कम करने में सफल रही है बीजेपी, या फिर कहीं ना कहीं वो नाराजगी है और वो दिखाई भी दे सकती है क्या? जहाँ तक राजस्थान चुनाव के संदर्भ में किसानों की भूमिका को लेकर के बात कर रहे हैं, तो किसान एक समय कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा रहा, लेकिन धीरे धीरे वह बीजेपी की ओर शिफ्ट होता गया। और इस चुनाव की अगर बात करो तो जितने जाट नेता बीजेपी की तरफ जो है अपना क्या कहते हैं पार्टी बदल रहे हैं, उससे भी लगता है कि अब किसान वर्ग कह लो, जाट वर्ग कह लो, वो जो कि खेतों में काम करने वाले जो व्यक्ति है, वो लोग भी अब ये समझने लगे हैं कि हमारी दशा और दिशा सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक सक्षम और एक क्या नीतियों के साथ में काम कर रही है। किसान के लिए जो कानून बने थे, 3 कानून बने थे जिनका कि एक विरोध हुआ, लेकिन किसानों को अब समझ में आ रहा है कि वो जो कानून बने थे वो निश्चित रूप से फायदे के लिए थे, लेकिन किसी कारण से जो है भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार उसको वापस लेना पड़ा। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आप चुनावी राजनीति में वर्ग विशेष को किस तरह से मोबिलाइज करके अपने पक्ष में करवाना चाहते हैं। किसान एक मुद्दा नहीं है, इसमें महिलाएं भी है। अभी एक चर्चा में एक बात आई थी कि इस बार कांग्रेस ने युवाओं को ज्यादा टिकट दिया, तो युवाओं को टिकट ज्यादा दिया इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक सक्षम और जो है आगे बढ़ने की, हाँ सेकंड कैटेगरी जो बात करता है या सेकंड लाइन की जो बात करता है कांग्रेस अब शुरू कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत लंबे अरसे से सेकंड लाइन को पहले से ही तैयार कर दिया। और एक बात अभी और आई थी कि आपने ही सवाल उठाया कि नरेंद्र मोदी के बाद में कौन, तो नरेंद्र मोदी के बाद में भी भारतीय जनता पार्टी अगली तैयारी करती है कि ये जो सेकंड लाइन होगी वो उसके बाद के जो है व्यवस्थाओं को संभाले। तो मतलब एक सेकंड जनरेशन कैडर भी भारतीय जनता पार्टी, सेकंड जनरेशन लीडरशिप इनफैक्ट आई शुड से समझ नहीं पा रही है। तो पुरोहित साहब, आप ये कह रहे हैं कि एक सेकंड जनरेशन लीडरशिप भी बीजेपी कवर तैयार कर रही है अभी से। लेकिन एक मुद्दा है, शिवानी के पास एक मुद्दा है, शिवानी का एक सवाल है, और वो सवाल अब चेतन राज पुरोहित जी आपसे होगा। शिवानी के पास एक मुद्दा है जो बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। क्या वो शिवानी पूछेंगे अभी, क्या वो, मेरे को इसलिए दिलचस्प लग रहा है क्योंकि वो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस पार्टी ने लगातार कैंपेन किया है। शिवानी, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए भी तमाम बातें हम कर रहे हैं समस्याओं को लेकर, इसके अलावा क्या कुछ रणनीतियां हैं दोनों पार्टियों की तरफ से चुनाव को लेकर। लेकिन इस बीच समझने की कोशिश की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने के लिए कांग्रेस पार्टी एक भी मौका नहीं गंवाना चाहती है। तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे किसान आंदोलन की बात कर ली जाए, इसके अलावा सीबीआई रेड की हम बात कर रहे हैं, और इसको समझने की कोशिश करें तो क्या ये मुद्दा हो सकता है लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में? बिल्कुल, मैं आता हूं इसी बात पे आता हूं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत साफ हो जाए, किसी भी पार्टी की हो तो कोई दिक्कत नहीं आती है।
दूसरी बात, किसान की बात की हमारे कांग्रेस के मित्र ने या सभी ने की, कांग्रेस। आपको याद होगा 19,000 किसानों की जमीन कब कुर्क हुई थी? पिछले 5 साल में हुई थी राजस्थान में। और तो और पिछले 5 साल नहरबंदी होती थी हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर, जिसके कारण से 3 महीने किसानों को पानी नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने कल आदेश निकाला है, कोई नहरबंदी नहीं होगी पश्चिमी राजस्थान में, कोई नहरबंदी नहीं होगी। पीने का पानी, फसलों को पानी लगातार मिलेगा। ये होती है किसान के बारे में सोचना और किसान के बारे में जानना और किसान को राहत प्रदान करना। ये किया है ना हमने, कल ही आदेश नहीं, किया मगर है, किसान एक और चीज समझ रहा है। अब आता हूं। किसान एक और हाँ, चीज समझ रहा है। राजपुरोहित साहब, आप भी धरातल पर लोगों से जुड़े रहते हैं और हम लोग भी उठते बैठते हैं, उन तमाम उन नुक्कड़ की सभाओं में भी हम बैठते हैं जहां पर चर्चा बड़ा कैजुअल तरीके से होती है और उन चर्चाओं में किसान आदमी ही ज्यादातर शामिल होता है, आम आदमी शामिल होता है। लेकिन उसके दिमाग में मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो भी इस बात पर चर्चा कर रहा है जिस विषय को शिवानी उठा रही थी कि जो ईडी सीबीआई का जो एक बार बार आरोप लगता रहा है कि वो गलत यूज हो रहा है, वो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं है। साथ ही साथ करप्शन भी एक विषय बनता जा रहा है। क्या आप वही शिवानी कह रही थी कि आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। ये सामान्य मुद्दा नहीं। मैं शिवानी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ। और भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति से भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कल आपने देखा होगा एसओजी से मुख्यमंत्री जी ने क्यों बुलाया, क्यों एसओजी के साथ मीटिंग की? उन्होंने कहा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको पूरा पावर है, आप इस तरीके से इन लोगों को पकड़िए जिन्होंने राजस्थान के युवाओं के साथ अन्याय किया, चाहे कितना भी बड़ा नाम हो, आप किसी को नहीं छोड़ना। कोई दबाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना आपको। जिन्होंने भी भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर किया है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। ये तब होता है, मैंने पहले भी कहा था, नीति साफ होती है और नीयत साफ होती है। राजस्थान के युवाओं को अगर न्याय दिलाना है पेपर लीक के मामले में, कभी आपने सोचा 5 साल तक ट्रेनिंग में से क्यों उठा के नहीं लाई ऐसे ही ट्रेनिंग वालों को? ये सरकार कैसे उठा के ले गई? एसओजी वही है, पुलिस नहीं, मगर उसमें भी उसमें बार बार वही सवाल आ रहा है, वही चिंता भी जाहिर हो रही है कि क्या ये सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश है, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्थिति वही ढाक के 3 पात वाली हो जाएगी। ये अपेक्षा लोग कर रहे हैं कि भाई ऐसी स्थिति। राहुल जी आपके सामने हो रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, ये सरकार माननीय भजनलाल जी ने कल बुलाकर पीठ क्यों थपथपाई है? नहीं, लोग उसमें फिर ये भी पूछ रहे हैं कि क्या बड़ी मछलियां आपके उससे शिकंजे में आएंगी? मैंने कहा ना, पहले कहा आपके प्रश्न आने से पहले मैंने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कोई भी हो, कितना ही बड़ा नाम हो, ठीक है। चलिए, इससे पहले हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी जुड़ रहे हैं, शाकिर अली जुड़ रहे हैं और अरुण हर्ष जुड़ रहे हैं। शाकिर जुड़ रहे हैं हमारे साथ और अरुण जुड़ रहे हैं जोधपुर से। मैं इससे पहले उन दोनों के पास में जाऊं, अपने बीजेपी और कांग्रेस के पैनलिस्टों के पास में आ रहा हूं एक बार, और बहुत स्पष्ट रूप में 10-10 सेकंड दे रहा हूं। सिर्फ मुझे ये बताइए, सबसे पहले मैं आ रहा हूं रमेश कटारा साहब आपके पास, कौन से 3 बड़े मुद्दे हैं जिस पर राजस्थान में लोकसभा चुनावों के लिए आप लोग वोट मांगने के लिए जाएंगे? 3 मुद्दे स्पष्ट रूप से बताइएगा। देखिए, अपना सबसे पहला मुद्दा है कि ईडी के जितने भी छापे पड़े, हाँ। जिनको जितने भी नोटिस दिए गए, हाँ। वो सारे लोग बीजेपी में शामिल हो गए। उनके खिलाफ क्या जांच होगी? ठीक है, आप कह रहे हैं सेंट्रल एजेंसी का गलत उपयोग, बेसिकली आप कह रहे हैं सेंट्रल एजेंसी का गलत उपयोग। बिल्कुल गलत उपयोग। ठीक है, और बताइए दूसरा मुद्दा बताइए। और जितने इन्होंने दूसरा, किसानों का मुद्दा, जो 750 किसान मारे गए इनके आंदोलनों के कारण। दूसरा, अग्निवीर योजना जो युवाओं के लिए छलावा है इनका। दूसरा, ये जांच का जिस तरीके से काम कर रहे हैं कि जांचों में पूरा टाइम खराब करना चाहते हैं, जनता को कुछ देना नहीं चाहते। ठीक है, ये सारे मुद्दे बीच में जाएंगे। 3 मुद्दे आपने बताए, आप बता रहे हैं अग्निवीर आपके लिए बड़ा मुद्दा होगा, किसान संघर्ष बड़ा मुद्दा होगा, साथ ही साथ सेंट्रल एजेंसी का गलत इस्तेमाल। चेतन राजपुरोहित साहब, 3 मुद्दे भारतीय जनता पार्टी जिनको लेकर के आप जनता के बीच होंगे, जो आपकी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट को बयां करते हैं। 3 मुद्दे स्पष्ट रूप से। बिल्कुल, सबसे पहले हमारे घोषणा पत्र को लेता हूं। 2019 लोकसभा, हमने 4 वादे किए थे भारत की जनता से, जो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे थे। धारा 370, CAA, श्री राम मंदिर, हमने उनको पूरा किया। दूसरा सबसे बड़ा हमारा काम है मोदी की गारंटी। जिस प्रकार से किसानों को सम्मान निधि, हर घर में नल, हर घर में हर आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके जो हम आए, हमारा लाभार्थी नहीं, वॉट पर्टिकुलरली अबाउट राजस्थान के लिए पर्टिकुलरली क्या? 370 पूरे देश का विषय है ना सर? वो तो नहीं, राजस्थान के लिए आता हूँ। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 5 गारंटी पूरी की है, जो हमने हमारे संकल्प पत्र में दिया था, और कितने समय में की है ये आप देखिए, केवल 3 महीने में पूरी की है। चाहे आप एसओजी ले लीजिए, चाहे पेपर लीक ले लीजिए, चाहे ईआरसीपी ले लीजिए, चाहे यमुना जल समझौता ले लीजिए, चाहे महिला सुरक्षा में ले लीजिए, आप किसी को भी ले लीजिए,
जिस प्रकार से डिलीवर किया है माननीय ठीक है, तीन चीजें आपने बता दी, आपने बता दिया 370 के विषय को लेकर आप पहुंचेंगे, खास तौर पर राम मंदिर का विषय रखेंगे। शिवानी, आप कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मैं नासिर के पास जाना चाहूंगी और जरा समझने की कोशिश करेंगे शाकिर से कि शाकिर, जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उस वक्त स्थितियां कुछ और थी और 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हुआ है। हमने ये देखा था कि 2019 में वो तमाम पार्टियां पक्ष में थी, सरकार में थी, जो कि इस बार 2024 के आम चुनाव में विपक्ष में है। यानी कुल मिलाकर परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत भी हो रही हैं और तमाम ऐसे कैंडिडेट जो कद्दावर नेता कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के, राजस्थान की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐन वक्त पर आज भी हमने देखा कि कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और ऐसे समय में जब 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है लोकसभा चुनाव को लेकर, कुल मिलाकर अगर हम समझने की कोशिश करें 2019 के आम चुनाव से इस बार का चुनाव कितना डिफरेंट होने वाला है राजस्थान के लिहाज से? ये देखिए, बिल्कुल, क्योंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं और बीजेपी ने सरकार बनाई है और सरकार भी जो है इस बार, क्योंकि राजस्थान में भी जो है पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव हुआ और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में चुनाव हुआ, तो जाहिर तौर पर जो है इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनको कोटा बूंदी सीट से प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने। कांग्रेस ने भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। जो शुरुआती प्रचार अभियान किया जा रहा है उसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है। जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कोटा बूंदी वाली जो सीट है यहाँ पर भी जो है उनका चेहरा जो है वो जाहिर तौर पर यहाँ पर भी जो है लोकसभा चुनाव में वही चेहरा है। पूरे देश भर में जिस तरह बीजेपी जो है प्रधानमंत्री के नाम पर और जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा भुनाने की कोशिश की जा रही है। जो कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदारियां दी जा रही है बीजेपी की ओर से बूथ लेवल पर, वो केंद्र की जो योजनाएं हैं, भले वो आयुष्मान योजना हो, महिलाओं को लेकर के जो योजनाएं शुरू की गई है वो योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, और जो रोजगार को लेकर के महिलाओं को खास तौर से जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं जिसके लिए प्रधानमंत्री लगातार जो है कई बार वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए उनसे जुड़ते हैं, वो तमाम जो योजनाएं हैं उनको मुद्दा बनाया जा रहा है। और बीजेपी फोकस कर रही है महिलाओं को लेकर के। महिला कार्यकर्ताओं की जो टीम है, महिला मोर्चा की जो टीम है, उनको अभी से ही बीजेपी ने यहाँ पर प्रचार अभियान में शुरू कह दिया है और वो घर घर जाना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये जो घर घर जाने की बात है शाकिर, जो घर घर जाने की बात है, मैं इसी पर अरुण के पास आना चाह रहा हूँ। अरुण, क्या बूथ लेवल पर, क्योंकि चुनाव बूथ से जीता जाता है, प्रधानमंत्री ने भी इसका स्पष्ट रूप से जिक्र किया कि चुनाव जो है बूथ से ही जीता जाएगा, बूथ लेवल पर तैयारी क्या है? अरुण, आपके क्षेत्र में कौन सी पार्टी बूथ लेवल पर आपको मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है? और हाँ, पहले इसका जवाब। राहुल, मैं बता दूं, जोधपुर अगर बात की जाए लोकसभा सीट की तो यहाँ पर दोनों ही पार्टियां टक्कर में है। कारण इसका ये है कि इस बार कांग्रेस ने रणनीति बदलते हुए राजपूत प्रत्याशी के सामने राजपूत को ही उतारा। हालांकि 2 बार के केंद्रीय मंत्री रह चुके गजेंद्र सिंह शेखावत का जो 10 साल का कार्यकाल है उसके सामने करण सिंह जो है पहली बार जो है चुनाव लड़ रहे। लेकिन जिस तरह से स्थानीय और बाहरी मुद्दा जो है वो इस चुनाव में देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ जिस तरह से करण सिंह उचाड़ा का जो ऑरा है यहाँ का लोकल होने के साथ साथ वो इनकी यहाँ रिश्तेदार या राजपूत समाज में बहुत ज्यादा है। हाँ। और यही कारण है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिस दिन से करण सिंह उचाड़ा ने आरोप लगाया था कि कोई विकास नहीं किया, अब वो अपनी चुनावी सभा में शेखावत है जो हिसाब देते हैं जनता को कि देखिए 10 साल में हमने आपके लोकसभा क्षेत्र में कितना विकास किया है। हाँ। लेकिन बात यह है कि जिस तरह से करण सिंह उचाड़ा को कांग्रेस ने रणनीति के तहत उतारा है, उसका जो कह सकते हैं टक्कर की पोजिशन में आज दोनों ही जो है प्रत्याशी टक्कर में। जनता किसको वोट देगी ये वक्त बताएगा, लेकिन कह सकते हैं कि जोधपुर लोकसभा सीट और नहीं तो इस बहाने भी हॉट सीट बन चुकी है कि दोनों ही एक ही जाति के प्रत्याशी है राजपूत समाज से। अब जनता किसको वोट देगी ये वक्त बताएगा। अगर उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो शेखावत जी के ये हर मीटिंग में कहते हैं कि उन्हें नहीं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, कमल के फूल को देखिए और उनको जिताना है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया 400 के पार, तो आप लोगों के आशीर्वाद से फिर इस बार है जो बीजेपी की सरकार बनानी है। लेकिन जो मुद्दे हैं स्थानीय, उस मुद्दों में कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों के बीच में टकराट देखने को मिल रही है। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं चेतन जी से। चेतन जी, 400 का पार ये नारा तो लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, कॉन्फिडेंस भी है विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के पास। नहीं, एक मिनट शिवानी, अरुण आप कह रहे थे कि जोधपुर का आप जिक्र कर रहे थे और बाहरी और अंदरूनी की बात हो रही थी, लेकिन अगर मैं आंकड़े देख रहा हूं तो फिर तो ये बाहरी वाला तो मुद्दा वहां कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहा।
पुरोहित साहब, गजेंद्र सिंह शेखावत ने 58% वोट हासिल करे 2019 के चुनाव में और आईएनसी के वैभव गहलोत 38% वोट हासिल कर पाए, 20% ज्यादा वोट मिला। 2014 में महज 28% आईएनसी को मिला, 66% गजेंद्र सिंह शेखावत लेकर आए। तो ये तो मुद्दा, अरुण इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे आप? अरुण देखिए राहुल, मैं बता दूं, जिस तरह से बाहरी मुद्दा, स्थानीय मुद्दा जो आप कह रहे हैं, पिछली बार जिस तरह से वैभव गहलोत को उतारा गया था, हाँ, लेकिन जो है गजेंद्र सिंह शेखावत सीकर से आते हैं, महरौली से आते हैं, और यही कारण है कि इस बार जो है कांग्रेस ने सोची समझी साजिश के तहत करण सिंह उचाड़ा जो स्थानीय राजपूत प्रत्याशी है और खींची समाज से आते हैं, खींची समाज का बहुत बड़ा एक औरा है जोधपुर में और काफी रिश्तेदारियां है। और यही बात है, करण सिंह उचाड़ा उतरते ही पहले दिन से यही कहा था कि उन्होंने कि मैं आप लोगों का यहाँ का हूँ, यहाँ का रिश्तेदार हूँ, यहाँ का दामाद हूँ, यहाँ का बेटा हूँ। और गजेंद्र सिंह शेखावत है जो सीकर के, तो ये मुद्दा इसलिए इस चुनाव में हावी होता है। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। ये इस बार ये चेंज ऑफ प्लान है, चेंज ऑफ प्लान है, ये चेंज ऑफ प्लान है। चेतन राजपुरोहित साहब, ये चेंज ऑफ प्लान जो है आपको टक्कर देगा, क्योंकि ये अरुण ने बड़ी बात उठाई है। देखिए जो आंकड़े मैंने गिनवाए उसमें 2014 में चंद्रेश कुमारी कटोच ने चुनाव लड़ा और वैभव गहलोत ने 2019 में लड़ा। गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों बार बहुत अच्छे क्रम से जीते। इस बार चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी है। अरुण ने बड़ा इसका खास जिक्र किया है कि भाई इस बार बाहरी और घरेलू वाली बात हो जाएगी। क्या कहीं ना कहीं फाइट मिलेगी आपको जोधपुर पे? बिल्कुल, आता हूं मैं इसी बात पर। पिछली बार भी यही मुद्दा था, वैभव गहलोत जी मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र थे, हाँ, यही मुद्दा था। 58% से ज्यादा मत आपने खुद ने बताया मिले, मैंने भी कहा था क्यों मिले थे। और तीसरी बात, जाति की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, लेकिन ये मैं बोलना नहीं, जोधपुर वो सीट है जहां चुनावी सूची आने के बाद सबसे पहले विरोध के सुर दिखाई दिए थे। नहीं, मैं कुछ स्ट्रेटेजिक बातें मैं यहाँ अरुण आ रहा हूं आपके पास। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एक्शन का रिएक्शन होता है। आपने बात की राजपूत समाज की या किसी भी समाज की, भारतीय जनता पार्टी के लिए 4 जातियां हैं, गरीब, महिला, किसान, युवा। इन 4 जातियों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और उन्हीं के बीच में जा रही है। और सबसे बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी की जो है, सब लोग, चाहे लोकसभा के सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री, सब अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं 5 साल का। और जब रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में लेके जाता है कार्यकर्ता, तब जनता विश्वास करती है। तो क्यों चेहरे बदल दिए फिर आपने? फिर क्यों आप लोगों ने चेहरे बदल दिए नए उम्मीदवारों की सूची में? क्यों आप लोग नए लोगों को लेकर के आए? आता हूं। मैंने अभी पहले चर्चा चली थी, आगे कौन होगा मोदी जी के बाद में। हम 15 साल की स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं, 15 साल की। अगले 5 साल में ये तो वही वाली बात कर रहे हो आप तो। अरुण यहाँ तो वो वाली बात हो रही है, चित भी अपनी और पट भी अपनी, मतलब दोनों का डिफेंस लेके बैठे हो चेतन राजपुरोहित साहब। चितपट नहीं है। मैंने आपको प्रश्न का जवाब दिया। आप खुद कल्पना कीजिए, आज मेरी 60 साल उम्र है, 15 साल के बाद में कौन सी उम्र होगी मेरी? 5 साल के बाद में कितनी हो जाएगी? 10 साल के बाद। राहुल कस्बा की कितनी उम्र थी? अच्छा, राहुल कस्बा साहब की उम्र बता दीजिए। राहुल कस्बा साहब की उम्र बता दीजिए। राहुल कस्बा जी बताता हूँ। राहुल कस्बा जी का टिकट कटा है, दिया किसको है? देश के सबसे बड़े खिलाड़ी युवा को ही दिया, युवा को ही। बात ये नहीं है कि दिया किसको है, बात है कि कटा क्यों है, टिकट कटा क्यों। सवाल ये नहीं है चेतन साहब कि मिला किसको, सवाल ये है कि टिकट कटा क्यों। इसका मतलब कमी रही आपके सांसदी में? नहीं, हाँ, मैं तो इसी बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को कहाँ उपयोग में लेना है, संगठन में लेना है, जनप्रतिनिधि में लेना है, सरकार में लेना है, ये कौन तय करेगा? तो यही तो फिर कांग्रेस पार्टी कह रही है, उसको भी अपने बड़े नेताओं को कहां उपयोग में लेना है। लोकसभा लड़ानी है कांग्रेस को या विधानसभा लड़ानी है अशोक गहलोत साहब को, तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी फिर। देखिए अलवर से हमारे भूपेंद्र जी यादव आए, केंद्र में मंत्री है, ठीक है, अलवर चुनाव लड़ने के लिए आए। ठीक है चेतन साहब, भारतीय जनता पार्टी कुछ बातें स्ट्रेटेजिकली मैं यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकता, ये हमारी मजबूरी है, हम नहीं बता सकते आप लोगों को। चलिए ठीक है, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम ये स्ट्रेटेजिकल बातें आपसे निकलवाते रहे। अरुण आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद शिवानी कुछ कह रही है। अरुण आप कुछ कह रहे थे बहुत जल्दी से, आप फिर शिवानी। एक सेकंड, 25 की 25 सीटें जीतना हमारा लक्ष्य है, 5 लाख से ज्यादा मतों से जीतना हमारा लक्ष्य है। ठीक है, चलिए आपके अब लक्ष्य में कितना कामयाब हो पाएंगे हम देखते हैं, उसमें नजर रहेगी हमारी। अरुण आप कुछ कह रहे थे। राहुल, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता जो बता रहे थे, शेखावत का विरोध उनकी पार्टी के अंदर ही देखने को मिला है। हाँ, अगर बात करें शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़, विधानसभा चुनाव से पहले प्रतापपुरी जो विधायक पोखरण के, उनके वीडियो जो आंसू से भरा हुआ था। और बात करें गजेंद्र सिंह खीवसर जो चिकित्सा मंत्री है, तो कांग्रेस तो जो टक्कर दे रही है जाति को लेकर, राजपूत पर से राजपूत, लेकिन उनकी पार्टी के भीतर ही जो विरोध चल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने बैठा के समझौता करवाया, लेकिन ये समझौता कितना कारगर होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कह सकते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए इस बार जोधपुर लोकसभा चुनाव है जो वाकई टकराव को देखने को मिलेगा। ठीक है, तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। और
इस चर्चा में अब वक्त अब हमको वाइंड अप करना पड़ेगा और